हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज 7वां नंबर टेस्ट है जो कि डेली टेस्ट विथ डिस्कशन है। इससे पहले 6 नंबर तक हो चुका था। तो आइए आज 7 नंबर टेस्ट के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है आज का। देखिए पहला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी किस सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ थे। देखिए जिस तरह इससे 6 नंबर वाले टेस्ट में हमने बताया था आपको कि अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार को लेकर जो है ना सैन्य अभियान करना प्रारंभ किया था 1561-62 में। जिस तरह हमने ये भी बताया था, वहां पे क्वेश्चन था कि कश्मीर का अभियान अकबर ने कब किया था। तो अकबर ने कश्मीर का अभियान हमने बताया था 1585-86 में। और उस टाइम वहां के शासक के बारे में हमने बताया था कि यूसुफ खां है। कौन है? यूसुफ खां। उसी तरह हमने ये भी बताया था कि बंगाल बिहार का अकबर ने सैन्य अभियान कब किया था। तो हमने ये बताया था कि 1575-76 में। उस टाइम जो है ना बंगाल बिहार के शासक हुआ करते थे उदय खां। ठीक उसी प्रकार आपको अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत के खिलजी वन के एक महान शासकों में इसकी गिनती होती है, जिनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। इसका शासनकाल आपको याद रखना चाहिए। इसका शासनकाल है 1596 से 1316 ईस्वी तक। 1596 से 1316 ईस्वी तक इसको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी किस अभियान के सैन्य अभियान के समय अमीर खुसरो उसके साथ थे। देखिए आपको जो है ना पहला ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुजरात। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो गुजरात का अभियान किया था वो 1598-99 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1598-99 में। और इस टाइम जानते हैं गुजरात के शासक हुआ करते थे रायकर्ण। कौन? रायकर्ण। इस बात को याद रखिएगा, 1598-99 में प्रारंभ किया। ठीक है, आपको उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। किसके नेतृत्व में? उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जो है ना सैन्य अभियान आपको गुजरात का किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और आपको गुजरात का शासक हुआ करते थे रायकर्ण। ठीक है, तो ऑप्शन बी में देखिए क्या दिया। ऑप्शन बी में दिया रणथंभौर। रणथंभौर जानते हैं आपको अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का अभियान किया 1301 ईस्वी में। कब? 1301 ईस्वी में। और जानते हैं यहाँ के शासक हुआ करते थे हम्मीर देव। राजस्थान के रणथंभौर का सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में किया। और यहाँ के शासक हुआ करते थे हम्मीर देव। हम्मीर देव को पराजित करके जो अलाउद्दीन खिलजी में रणथंभौर को जो है ना अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में चित्तौड़गढ़। देखिए चित्तौड़गढ़ के बारे में आप जो है ना पद्मावत के बारे में भी पढ़े होंगे। पद्मावत जो कि पद्मावती किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और राणा रतन सिंह चित्तौड़गढ़ के ही शासक हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं की पत्नी जो है ना आपको पद्मावत हुआ करती थी। पद्मावती की रचना जिस तरह हमने बताया था आपको, कौन? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। मलिक मोहम्मद जायसी ने जानते हैं पद्मावत जो पुस्तक की रचना की, उसमें जो है आपको पद्मावती की सुंदरता के बारे में जिक्र किया। और यहाँ पे ये भी बात, अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपको चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था, ये आपको उनकी पत्नी राणा रतन सिंह की पत्नी के आपको सुंदरता पे जो मोहित हो गए थे, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आपको चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था 1303 ईस्वी में। कब? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में जानते हैं चित्तौड़गढ़ का इन्होंने 6 माह तक जो है ना किला घेर कर रखा था। 6 माह तक इस टाइम जानते हैं। उसके बाद दिल्ली में मंगोल आक्रमण भी हो गया, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना आपको चित्तौड़गढ़ को छोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। उनको अंतिम रूप से 6 माह तक वहां पे डटे रहना, उसके बाद उसको अंतिम रूप से जो है ना अपने सैन्य अभियान के दौरान जो है ना अपने साम्राज्य में मिला लिए। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ का जब आपको किलाबंदी कर रहे थे आपको अलाउद्दीन खिलजी, तो उस टाइम जो है ना आपको अमीर खुसरो इन्हीं के साथ थे। अमीर खुसरो किसके साथ थे? अलाउद्दीन के साथ थे। किस सैन्य अभियान के दौरान? तो चित्तौड़गढ़ के सैन्य अभियान के दौरान 1303 ईस्वी में हुआ। इस बात को याद रखेंगे। तो आंसर तो आपको सी निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में है मालवा। मालवा का अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1305 ईस्वी में। 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका कार्यकाल भी है। इस चीज को थोड़ा आप ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद इन तमाम राज्यों को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान करना प्रारंभ किया।
मलिक काफूर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मलिक काफूर के नेतृत्व में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतना प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको आंसर निकल के आ गया सी नंबर। इतने सारे बातों का आपको याद रखेंगे। और उसके बाद जिस तरह हमने बताया गुजरात का 1298-99 में किया था, यहाँ के शासक आपको रायकर्ण हुआ करते थे। इस तरह जितना हमने बताया उसको आप लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, कृष्णदेव राय द्वारा रचित पुस्तक अमुक्तमाल्या का विषय क्या है? देखिए कृष्णदेव राय जो कि हमने बताया था मराठा साम्राज्य के, विजयनगर साम्राज्य के, विजयनगर जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम नामक 2 भाइयों ने किया था, उसी के महान शासक हुआ करते थे कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय महान शासक हुआ करते थे। इनका शासन काल को भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक लगभग इन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया। कितना? 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कृष्णदेव राय, उसके बाद आपको जानते हैं बाबर के बाबरनामा में उन्होंने अपनी पुस्तक जो बाबरनामा आत्मकथा लिखी थी, उसमें जानते हैं इन हिंदू शासकों का जिक्र किया था। इन्होंने 2 हिंदू शासकों का जिक्र किया था, जिसमें से एक आपको कृष्णदेव राय जी है। इतने महान शासक हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के। तो देखिए अमुक्तमाल्या का विषय क्या? अमुक्तमाल्या किस पर आधारित है? व्याकरण पर आधारित है, नाटक पर आधारित है, प्रेम कथा पर आधारित है, या फिर राज व्यवस्था पर आधारित है? किस पे आधारित है अमुक्तमाल्या? तो आपको याद रखना है राज व्यवस्था पर। किस पर? राज व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, जिस तरह अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, तीनों एक ही का नाम है। ठीक है, और इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र भी आपको जो है राज व्यवस्था पर आधारित है। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। याद रखेंगे अमुक्तमाल्या तेलुगु भाषा के पुस्तक है। किस भाषा के? तेलुगु भाषा के। आइए 3 नंबर क्वेश्चन, नाबूद प्रथा का त्याग किस मुगल बादशाह द्वारा किया गया था? नाबूद प्रथा, देखिए नाबूद प्रथा होता क्या है? देखिए जिस तरह आज आप पढ़ते हैं जीएसटी, जीएसटी क्या? एक प्रकार का कर है। अगर जहाँ एक लाइन में कहा जाए तो नाबूद प्रथा जो कर वसूली, भू राजस्व कर वसूली की एक प्रथा थी। कर वसूली की एक प्रथा थी। जिस तरह आपको हमने बताया था कि 1580 ईस्वी में 1580 ईस्वी में जो है अकबर ने 10 साला बंदोबस्त का क्या किया था? निर्माण किया था। क्या किया था? शुरुआत किया था। 10 साला बंदोबस्त का अकबर ने शुरुआत किया था। तो ये क्या था? एक प्रकार का कर ये था। 10 साला बंदोबस्त के अंतर्गत ही आपको नाबूद कर प्रथा जो एक प्रकार का भू राजस्व कर था। ठीक है, भू राजस्व कर था। और जानते हैं इसको समाप्त कर दिया किसने? शाहजहां ने इसको समाप्त किया था। किसने? शाहजहां ने समाप्त किया था। जिस तरह देखिए अभी जस्ट हमने बताया 10 साला बंदोबस्त का शुरुआत अकबर ने 1580 ईस्वी में किया था। लेकिन जानते हैं 10 साला बंदोबस्त को सभी राज्यों ने जो है अपनाया, लेकिन आपको इंदौर के होलकर शासकों ने, सिर्फ इंदौर के होलकर शासकों ने जो है ना 10 साला बंदोबस्त को स्वीकार नहीं किया था। इस बात को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। आंसर निकल के बी आ गया शाहजहां। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्यों का सही कालक्रम व्यवस्थित करें। देखिए सहायक संधि, सहायक संधि की शुरुआत आपको किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। किसने किया था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था इसकी शुरुआत, सहायक संधि की। लेकिन इसको व्यापक तौर पर विस्तार आपको वेलेजली द्वारा किया गया था। व्यापक तौर पर विस्तार लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। 1798 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। और जानते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राजा आपको हैदराबाद बना था 1798 ईस्वी में। और उसके बाद देखिए यहाँ, अब देखिए इसको देखते हैं। एक नंबर में है मैसूर। मैसूर पे जानते हैं मैसूर को जो है ना सहायक संधि के तहत मिलाया गया था 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में। देखिए 2 नंबर में दिया अवध। अवध को जो 1801 ईस्वी में मनाया गया था। कब? 1801 ईस्वी में जो है ना आपको अवध को सहायक संधि के द्वारा मिलाया गया था, जो कि दूसरा आपको राज्य था। आपको वही देखिए, आपको तीसरा आपको जो है ना तंजौर था। कौन सा? तंजौर था। इसको भी जो है ना सहायक संधि के द्वारा जो है ना 1799 ईस्वी में ही मिलाया गया था। लेकिन पहले मैसूर को मिलाया गया था और उसके बाद में आपको तंजौर को मिलाया गया था। दोनों 1799 ईस्वी ही है, लेकिन
मैसूर को पहले मिलाया गया था, आपको तंजौर को बाद में मिलाया गया था। अब देखिए 3 नंबर में दे सिंधिया। सिंधिया ग्वालियर के शासक को सिंधिया कहा जाता था। किसको? ग्वालियर के शासक को सिंधिया कहा जाता था। इसको आपको 1803 ईस्वी में मिलाया था। कब? 1803 ईस्वी में मिलाया था। 5 नंबर में आपको पेशवा देखिए। देखिए पूना के शासक को पेशवा कहा जाता था। क्या? पूना के शासक को पेशवा कहा जाता था। और जानते हैं जब जिस टाइम पेशवा को जो मिलाया गया था सहायक संधि के द्वारा 1802 ईस्वी में, उस टाइम जो है ना आपको शासक हुआ करते थे बाजीराव द्वितीय। कौन? बाजीराव द्वितीय हुआ करते थे। तो पेशवा को 1802 ईस्वी में मिलाया गया था। इस बात को याद रखना। और एक बात देखिए, सहायक संधि को जो है ना सभी राज्यों ने जो है ना सभी शासकों ने स्वीकार किया था, लेकिन इंदौर के होलकर शासकों ने जो है ना आपको सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। एकमात्र शासक था आपको इंदौर का होलकर जी, जिन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। इस बात को नोट देके आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए इसका आपको जो है ना अब कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आपको मैसूर का 1799 हमने बताया, अवध 1801 बताया, सिंधिया 1803 बताया, तंजौर आपको 1799 बताया, पेशवा 1802 बताया। अब देखिए इस तरह इसको मिलाइए। अगर जब आप मिलाते हैं तो 1 4 2 5 3 1 4 2 5 3 ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो आइए आगे बढ़ते हैं आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में। 1857 के क्रांति में ओडिशा के किस स्थान से सुरेंद्र शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए आपको 1857 के क्रांति, जिसको कि सिपाही विद्रोह का दर्जा भी दिया गया है। किस विद्रोह का? सिपाही विद्रोह। किसे कहा जाता? 1857 की क्रांति को कहा जाता था। ठीक है, लेकिन देखिए 1857 की क्रांति में जो ओडिशा से जो है ओडिशा के 2 स्थानों से जो है 2 अलग अलग शासकों ने नेतृत्व किया था। देखिए एक था आपको गंजाम जिला उड़ीसा का। कौन सा? गंजाम जिला जो कि उड़ीसा में ही है। ठीक है, उड़ीसा में गंजाम जिला और संबलपुर दोनों था। इन दोनों जगह से जो अलग अलग शासकों ने जो नेतृत्व किया था। वही देखिए आपको गंजाम जिला से जो है राधा कृष्ण दंड सेना ने किया था। किसने किया था? राधा कृष्ण दंड सेना ने आपको गंजाम जिला से नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए आपको सुरेंद्र शाही ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो देखिए इन्होंने संबलपुर से किया था। कहां से? संबलपुर, जो कि ओडिशा में। अभी हमने बताया ओडिशा के 2 स्थानों से अलग अलग शासकों ने नेतृत्व किया था। पहला तो गंजाम जिला बता दिया राधा कृष्ण दंड सेना ने, दूसरा बच गया एकमात्र आपको संबलपुर से किसने किया था? सुरेंद्र शाही ने किया था। तो याद रखेंगे इस बात को। और देखिए एक बात को यहाँ से याद रखिए कि 1857 की क्रांति के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, जानते हैं? इसको याद रखने का आपको जो है ना जरूरत है। तो इस टाइम जानते हैं आपको कौन थे प्रधानमंत्री? लॉर्ड पामस्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे। इस बात को याद रखेंगे। और उसके बाद जानते हैं विरोधी दल के नेता हुआ करते थे वहां पे कौन? डिजरेली। कौन? डिजरेली। इस बात को भी याद रखना है। प्रधानमंत्री कौन थे? विरोधी दल के नेता कौन थे? दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रधानमंत्री बोला जाएगा तो लॉर्ड पामस्टन, अगर जब विद्रोही दल के नेता बोला जाएगा तो आपको कौन हो जाएगा? डिजरेली हो जाएंगे। ठीक है, और भारत के गवर्नर जनरल के पद पर उस टाइम थे आपको कैनिंग। कौन? कैनिंग 1857 के समय। इसका 1856 से जो है ना 62 तक इसका शासनकाल है। तो याद रखेंगे इस सब बात को आप। ठीक है, आइए अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा विकल्प गलत है? तो आइए इसकी जो है ना हम लोग इसको चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दिया हमदर्द समाचार पत्र के जो है ना आपको लेखक जो है ना, देखिए एक होता है हमदर्द समाचार पत्र और दूसरा आपको जो है ना कॉमरेड समाचार पत्र। कौन सा? कॉमरेड। हमदर्द समाचार पत्र जो है ना आपको मोहम्मद अली की समाचार पत्र है। किसकी? मोहम्मद अली की समाचार पत्र है कॉमरेड और हमदर्द, ना कि मोहम्मद अली जिन्ना की। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं गलत हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना देखिए जिस हमने आपको बताया था कि वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दोनों अलग अलग गवर्नर जनरल है, जिसके कारण हमने ये भी आपको बताया था अगर जब वारेन हेस्टिंग के बारे में पूछा जाएगा, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग्स दोनों अलग बात है। हमने जिस तरह आपको पहले भी बताया था। देखिए वारेन हेस्टिंग्स के बारे में अगर जब पूछा जाएगा आपको शासनकाल, तो 1772 से 1785 शासनकाल है। वहीं अगर जहाँ लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पूछा जाएगा तो 1813 से 1823 है। उसी प्रकार जानते हैं मोहम्मद अली और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो मोहम्मद अली की 2 समाचार पत्र है, उसमें से आपको दोनों देखिए, एक हमदर्द दिया हुआ, यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना दे दिया, तो अली जिन्ना नहीं बल्कि मोहम्मद अली हो जाएगा। और दूसरा पुस्तक इसका कॉमरेड है। कौन सा है?
कॉमरेड है, ये भी आपको जो है ना मोहम्मद अली की पुस्तक है। तो इस बात को याद रखेंगे। देखिए पहला ऑप्शन ही गलत हो गया, फिर भी आइए चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में दे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जानते हैं बांग्ला भाषा में जो ना आपको समाचार पत्र जो है ना आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसी के द्वारा ना इसी समाचार पत्र के द्वारा जो है आपको राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का आलोचना किया था। किसका? सती प्रथा का आलोचना किया था। किस आपको समाचार पत्र से? संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र से। किस भाषा में था? बांग्ला भाषा में था। किसकी थी? तो राजा राम मोहन राय की। इस सब बात को याद रखेंगे। ऑप्शन सी में कॉमरेड अली, मोहम्मद अली, बिल्कुल ये बात भी सही है। ऑप्शन डी में देखिए द इंडिपेंडेंस, मोतीलाल नेहरू, बिल्कुल जानते हैं द इंडिपेंडेंस जो है ना मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो अंग्रेजी में चलाया जाने वाला समाचार पत्र थे। तो बिल्कुल ये सब बात सही है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा के संपादक सदस्य नहीं थे? देखिए हिंदू मजदूर सभा की आपको स्थापना जो 1948 ईस्वी में किया था, आजादी के जस्ट बाद किया गया था। ठीक है, और इसके जानते हैं 3 संस्थापक सदस्य है। कितना? 3 संस्थापक सदस्य था। उसमें पहला आपको अशोक मेहता। कौन? अशोक मेहता। दूसरा आपको टी.एस. रामानुजम, दूसरा टी.एस. रामानुजम, और तीसरा आपको जो है जी.जी. मेहता। अशोक मेहता, जी.जी. मेहता और उसके बाद आपको टी.एस. रामानुजम, ये तीनों संस्थापक सदस्य थे। तो देखिए ऑप्शन डी में आपको दिया है नारायण मेधाजी लोखंडे, बिल्कुल ये नहीं है। ये जो है ना आपको हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक नहीं थे, बल्कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो यही गलत हो जाएगा, गलत को चुनना था तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे? देखिए आपको कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था आपको 1888 ईस्वी में। कब? 1888 ईस्वी में हुआ था, और यह इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में हुआ था। और इसके जानते हैं इसकी अध्यक्षता आपने किया था जॉर्ज यूलेम, जो कि प्रथम अंग्रेज थे। इन्होंने ही जो है ना आपको 1888 ईस्वी का जो इलाहाबाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है ना आपको जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में जो है ना लाला लाजपत राय ने जो पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे, ना कि अध्यक्षता किए थे। अध्यक्षता पूछा जाएगा तो जॉर्ज यूले। कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी ने जो है ना आपको पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी में आपको देख लीजिए 1890 का कलकत्ता अधिवेशन। देखिए 1890 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है आपको फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। देखिए ये अधिवेशन इंपोर्टेंट है, इसके बारे में 2-4 बात बताते हैं, आप ध्यान देंगे। देखिए इसी अधिवेशन जो है ना कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम किया था। देखिए कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम प्रथम महिला आपको कादम्बरी गांगुली थी, ना कि अध्यक्षता की थी, ना कि अध्यक्षता की थी। इस बात को भी आपको याद रखना। उसके बाद इन्होंने जानते हैं कभी भी कादम्बरी गांगुली ने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी, कभी भी अध्यक्षता नहीं की। इस बात को याद रखना। लेकिन इन्होंने 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता जी कर रहे थे, इस अधिवेशन में कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम किया, और यह कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, प्रथम महिला थी, इस बात को याद रखना। तो 1890 के बारे में हो गया। अब देखिए आपको सी नंबर में दिया 1905 का बनारस अधिवेशन। देखिए 1905 का बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना आपको गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले जी, इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1905 का बनारस अधिवेशन। तो ऑप्शन सी में ठीक है। ऑप्शन डी में देखिए एक दिया आपको 1887 का मद्रास अधिवेशन। देखिए 1887 का मद्रास अधिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम मुस्लिम आपको अध्यक्ष जो थे, जिन्होंने आपको जो है 1887 के मद्रास की अध्यक्षता की थी, प्रथम मुस्लिम। देखिए प्रथम अंग्रेज बोला जाएगा तो 1888 का जॉर्ज यूले, प्रथम मुस्लिम अगर जहाँ बोला जाएगा 1887 का मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता आपको जो है ना बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने किया था?
बदरुद्दीन तैयब जी ने, और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा गया भी है और पूछे जाने की संभावना है। मैंने आपको कहा था कि कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। किसका नारा? कांग्रेसी बनो का नारा आपको जो ना बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने 1887 के मद्रास की अध्यक्षता की थी। ठीक है, प्रथम मुस्लिम आपको 6 व्यक्ति थे जिन्होंने जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इन्हीं अधिवेशन में इन्होंने कहा कि कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। किसका? कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? देखिए, आप सिंपल सी जान लीजिए श्वेत विद्रोह हुआ कब था, उसके बाद अगर जहां आपको कार्यकाल याद है तो आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए, श्वेत विद्रोह आपको जो 1859 ईस्वी में हुआ था। 1859 1859 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, अब वायसराय का कार्यकाल को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। देखिए, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासन काल अगर जब पूछा जाएगा तो 1894 से 1899 ईस्वी तक 5 साल इन्होंने शासन किया था, 1894 से 1899। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में देखिए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अभी हमने आपको बताया, इसका शासन काल 1856 से 62, 1856 से 62 इसका शासन काल है। अब बताइए, इसी के बीच आपको 1859 आएगा ना, इसी के बीच 1859 आएगा, तो किसके शासन काल में हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में जो है ना आपको श्वेत विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। उसके बाद देखिए, आपको ऑप्शन सी को देख लीजिए। रिपन का शासनकाल हमने बताया था। नियमित जनगणना की शुरुआत अगर जहां बोला जाएगा तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में, क्योंकि इसका शासनकाल है 1880 से 84। वहीं 84 से 88 आपको लॉर्ड डफरिन का शासनकाल है। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही कांग्रेस का जो है गठन किया गया था, कांग्रेस का स्थापना किया गया था। वहीं आपको लॉर्ड लिटन के बारे में भी हमने बताया था। कब? 1876 से 80, 1876 से 80 इसी के शासनकाल में आपको जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसे बहुत सारी बात है। उसके बाद लॉर्ड मेयो का शासनकाल हमने बताया था, जिसके शासनकाल में आपको जो है ना जनगणना की शुरुआत हुई थी आपको 1872 ईस्वी में। और इसका आपको लॉर्ड मेयो का शासनकाल है 1869 से 1872 ईस्वी के 1872 ईस्वी तक है। 1872 में ही जो है ना आपको पहली बार जो है जनगणना की शुरुआत हुए थे इन्हीं के शासनकाल में। तो इस सब बात को भी याद रखेंगे आप लोग। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गैर कांग्रेसी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लिया गया था? देखिए, किस आंदोलन के दौरान पूछ रहा है कि गैर कांग्रेसी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था। किसकी सारी संपत्ति को? कांग्रेस की सारी संपत्ति को। देखिए, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आप जानते होंगे, जो कि आपको 2 चरण में चला था। 1930 से 32 और 32 से 34, ये 2 चरण में चला था, इनका नेतृत्व आपको जो है ना गांधी जी के द्वारा किया गया था। इन्हीं आंदोलन के दौरान जो है ना कांग्रेस को जो है ना गैर कांग्रेसी कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जिसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक हमने अभी आपको क्या बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल। लेकिन और एक आंदोलन था जिसके दौरान जो है आपको कांग्रेस को जो है गैर कांग्रेसी साबित करके उसकी संपत्ति को जो है ना जब्त कर लिया गया था। एक तो आपको हमने बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा आपको जो है ना याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी आपको हमने बताया था, इसकी आपको शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था, जिससे कि आपको ब्रिटेन को पता चला ये बात। तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन जीरो चलाकर जो है 8 अगस्त को जो है 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि जो है ना कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, नामी नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इसका हमने ये भी बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पर इसके कोई भी नेतृत्व करता नहीं थे, क्योंकि सभी को पकड़ के जो है ना जेल में बंद कर दिया गया था। तो 2 आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस के संपत्ति को जो है ना आपको क्या कर दिया गया था, गैर कांग्रेसी साबित करके जो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया था। एक आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जिसकी शुरुआत हुई थी, एक आपको भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। तो इनको देखिए, ऑप्शन ए को भी आपको सही मारना है, ऑप्शन डी को भी। यहाँ पे 2 ऑप्शन सही होंगे, तो आप जो है ना 5वां ऑप्शन बनाइए, ऑप्शन ई, और उसमें लिखो A+D दोनों सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, लानक ला दर्रा किस हिमालय में स्थित है? देखिए, लानक ला दर्रा की बात अगर जहाँ कहा जाएगा तो ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। और हमने बताया कि था कि देखिए
काराकोरम लद्दाख जोस्कर, काराकोरम लद्दाख जोस्कर हमने आपको क्या बताया था, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। किस हिमालय के अंतर्गत? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो लानक ला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में है। लद्दाख हमने बताया ट्रांस हिमालय में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को, भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? देखिए अगर जब आपको आयतन की दृष्टि से बोला जाएगा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो आपको याद रखना एक दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलता है और पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। उसका नाम है आपको कौन सी नदी, जिसको कि आपको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और हमने बताया था इसको दक्षिण की गंगा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह उत्तर भारत के लोग आपको गंगा नदी के पानी का प्रयोग आपको धार्मिक अनुष्ठान में करते हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत के जो लोग हैं आपको जो कावेरी नदी की पानी का जो उपयोग आपको धार्मिक अनुष्ठान में करते हैं, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आपको दक्षिण कावेरी नदी पे बना है एक शिव समुद्रम परियोजना। कौन सा? शिव समुद्रम परियोजना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कावेरी नदी परियोजना। पूछेगा तो कौन सा? शिव समुद्रम परियोजना बोल रहा है। और शिव समुद्रम परियोजना को जो है कावेरी नदी से ही जो जल की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। ऑप्शन बी में दिया बराही नदी। बराही नदी के बारे में हमने बताया था आपको, कुचिकल जलप्रपात है। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात आपको बराही नदी पर है, कर्नाटक में, जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है भारत का, जिसकी लंबाई आपको हमने बताया था 455 मीटर है। कितना? 455 मीटर इसकी हाइट है। आइए अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। मेघालय स्थित मासिनराम अवस्थित है। देखिए हमने बताया था मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, यही इसका जो है उत्तर से दक्षिण कर्व में भी है, तो इस बात को भी याद रखेंगे। उसके बाद हमने बताया था मेघालय की जो राजधानी है आपको शिलोंग, कौन सी? शिलोंग है, वो खासी की पहाड़ी पर ही स्थित है, खासी की पहाड़ी पर स्थित है। और उसके बाद जो कि आपको हमने बताया था सबसे ज्यादा अगर जहाँ वर्षा पूछा जाएगा तो कहाँ पे? मेघालय के मासिनराम में होता है 1143 सेंटीमीटर। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा आपको भारत के आपको मेघालय राज्य के मासिनराम नामक जगह पर होता है, जो आपको खासी की पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर? खासी की पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ वर्षा 1150 सेंटीमीटर में होती है, यानी 11 एक्यूरेट 1143 सेंटीमीटर बोलना है। ठीक है, तो किस पहाड़ी पर स्थित है? आपको क्या बोलना है? खासी की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। आइए 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं? देखिए इसका हमने टोटल लिस्ट लिखाया था। टोटल आपको 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसको कि हमने बताया था 12 को जो है ना 12 जैव मंडल आरक्षित को जो है ना आपको यूनेस्को के द्वारा जो है ना शामिल किया गया। उन 12 का नाम हमने बताया था, यहाँ तक कि 18 का नाम हमने बताया था, और जिन 12 को शामिल किया गया था उनको भी हमने बताया। तो उसको जरूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछने की संभावना रहती है। उन 12 का नाम हमने ज्योग्राफी में बताया है, तो उसको आप देख ले। तो देखिए यहाँ पे अब इसको डिस्कस करते हैं कि कितना जैव मंडल, पहले तो आपको याद रखना है भारत में कितना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो 18। कितना? 18। और उसके बाद यूनेस्को ने कितना शामिल किया है? 12। ठीक है, 12, इस बात को याद रखना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया नोकरेक। नोकरेक मेघालय में स्थित है, और इसको जो है ना आपको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि आपको यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। अब देखिए ऑप्शन बी में दिया सिमलीपाल। सिमलीपाल उड़ीसा में है, इसको भी शामिल किया गया। ऑप्शन डी में देखिए कंचनजंगा, ये मिश्रित है, ये सिक्किम में, इनको भी शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में मानस नेशनल पार्क के बारे में हमने बताया था, असम में है, लेकिन इसको जो है आपको यूनेस्को ने शामिल नहीं किया अपनी सूची में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, इनको शामिल नहीं किया। आइए 15 नंबर, WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल का पीएच मान कितना? देखिए अगर जहाँ WHO के अनुसार अगर जहाँ पूछा जाएगा स्वच्छ पेयजल का पीएच मान, तो आपको याद रखना है 7 से 8.5, 7 से 8.5, यानी 7 से साढ़े 8। ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। यही अगर जब आपको ब्लड का पीएच मान पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है 7.35 से 7.45 तक, ये एक्यूरेट वैल्यू है, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। 7.35 से 7.35 से 7.45 तक, ये आपको जो है ना ब्लड का है। किसका है? ब्लड का है। और ये आपको किसका है? ये जल का, यानी कि H2O का, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये जल का है। ठीक है, तो याद रखना आपको ऑप्शन ए हो गया सही आंसर।
आइए 16 नंबर, जमुना, पद्मा, कृष्णा किस फसल की किस्म है? देखिए हमने बताया था आपको जो है धान के बारे में बताया था, ये सभी धान के किस्म है। सभी के बारे में देखिए, मक्का हुआ, गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, इन सभी का किस्म के बारे में बताया। इनको एक एक फसल के बारे में हमने विस्तार पूर्वक इसका डिस्कस किया है। तो आपको यहाँ याद रखना है धान, ठीक है। आइए 17 नंबर, भारतीय खनिज का हृदय किसे कहा जाता है? इसके बारे में हमने बताया था कि आपको एक राज्य है भारत का, झारखंड। कौन सा? झारखंड। झारखंड में एक छोटा नागपुर की पठारी है, जहां जानते हैं आपको खनिज पदार्थ की जो है संपदा जो है ना बहुलता है, जिसके कारण इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, या फिर भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। दोनों एक ही बात है। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, छोटा नागपुर के पठार में, झारखंड में, या उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी है। किसकी? उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी है। तो आपको ऑप्शन सी है सही आंसर मारना है। अगर जहाँ छोटा नागपुर का पठार देता है तो वो भी सही आपको आंसर होता। आइए 18 नंबर, देखिए भडला सोलर पार्क। भडला सोलर के पार्क के बारे में हमने बताया था, ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है, ठीक है। और हमने ये भी बताया था आपको, भडला सोलर पार्क जो है ना विश्व में जो है ना सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो कि राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान है। इसके अलावा हमने क्या बताया, कर्नाटक में एक सोलर पार्क है, जो कि आपको सबसे बड़ा सोलर पार्क है। कौन सा? सबसे बड़ा सोलर पार्क है, कर्नाटक में दूसरा है, ठीक है। आइए, आपको पहला बोला जाएगा तो राजस्थान में, दूसरा बोला जाएगा तो कर्नाटक में। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में पहली आधुनिक मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए आधुनिक रूप से पूछा जा रहा है कब किया गया था, तो आधुनिक रूप से अगर जब पूछा जाएगा तो 1876 ईस्वी में किया था, कानपुर में। कहाँ पे? 1876 ईस्वी में कानपुर में किया गया था, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 73 NW73 किस नदी पर बना हुआ है? देखिए ये जो है ना, आपको पहले तो आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 73 जो ना महाराष्ट्र से गुजरात को जोड़ती है। किसको? महाराष्ट्र से गुजरात को जोड़ती है, और ये नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा नदी पर। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। देखिए इसके बारे में कई बार बिहार में जो एग्जाम हुआ है पूछा गया आपको, और पूछे जाने की संभावना है, इसको याद जरूर रखेंगे। देखिए अगर जब पूछा जाएगा सबसे ज्यादा ग्रामीण निवास किस राज्य में करता है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। 89% जो है आपको लोग जो है यहाँ पे गांव में ही बसते हैं, 89%। मात्र 11% आपको शहर में बसते हैं। ये शहर हो गया, ये हो गया गांव, समझे। 89% यहाँ पे जो है लोग गांव में ही बसते हैं, मात्र 11% शहर में बसते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। दूसरा अगर जहाँ पूछा जाएगा तो आपको बिहार बोलना है। कौन सा? बिहार बोलना है। तीसरा बोला जाएगा तो आपको असम बोलना है, ठीक है। वही देखिए ऑप्शन बी में आपको दिया है गोवा। देख जानते हैं गोवा के बारे में क्या है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है ना आपको कहाँ पे निवास करती है? तो गोवा में। गोवा ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा जो है ना शहर में लोग निवास करते हैं, ग्रामीण में सबसे कम करते हैं। तो इस सब बात को याद रखना है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रमुख ज्वालामुखी घनघोर पहाड़ी किस राज्य में? देखिए घनघोर पहाड़ी किस राज्य में? तो गुजरात में। ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। 23 नंबर देखिए, वेलिप जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो वेलिप जनजाति गोवा में निवास करती है। कहाँ पे? गोवा में निवास करती है। आइए 24 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मारना है। देखिए एक हमने बताया था आपको दुग्ध सागर जलप्रपात है, जो कि नर्मदा नदी पर है। एक तो दूध सागर जलप्रपात है, जो कि हमने बताया था गोवा में मांडवी नदी पर है। कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है इस बात को। आइए 25 नंबर, चौंग लोक नृत्य किस राज्य का? देखिए चौंग लोक नृत्य की बात अगर जहाँ कहा जाएगा तो ये नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड का। ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई? देखिए किस गवर्नर जनरल को जो प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई? तो आपको हमने पॉलिटी में बताया था एक 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा बताया था? अमेंडमेंट एक्ट बताया था 1786 का। इसी में हमने बताया था क्या आपको जो वीटो पावर दिया गया था। क्या पावर? कौन सा पावर? वीटो पावर दिया गया था। तो आपको आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 27 नंबर, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है आपको कहाँ पे हुआ था? हाँ दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था, और वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और इसमें हमने बताया था कि 211 सदस्य भाग लिए थे। कितना?
211 सदस्य भाग लिए थे और 211 में जानते हैं सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो है ना आपको सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे? सच्चिदानंद जी थे, जिन्होंने आपको जो है ना, जिसके कारण आपको जो है ना इन्हीं के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही आपको अध्यक्षता की गई थी संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन की। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर, दिल्ली में हुआ था। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, संप्रभुत्व संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? देखिए संप्रभुत्व संपन्न की बात कहा जाएगा तो हमने बताया था ब्रिटेन का। कहाँ का? ब्रिटेन का, जहां से एकल नागरिकता सब लिया गया, ब्रिटेन की बात। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया सही आंसर। देखिए ऑप्शन बी में दिया है फ्रांस। फ्रांस से हमने बताया था फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति से जो है ना प्रभावित होकर जो है ना आपको भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जोड़ा गया था। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है, समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता, बंधुत्व 1 प्रकार का। इन सभी को किससे प्रभावित होकर जोड़ा? फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रभावित होकर जो है ना आपको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। वहीं हमने आपको ये भी बताया था रूसी क्रांति के बारे में, जो कि आपको 1917 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति से प्रभावित होकर जो है ना भारतीय संविधान में जो है न्याय शब्द को जोड़ा गया था। किसको? न्याय शब्द को, जो कि 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इन तीनों को आपको किससे प्रभावित होकर? रूसी क्रांति से। इन दोनों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसको आप नोट लेके जो है लिख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो यह बात आपको किस अधिनियम कहता है? ये बात किस अधिनियम का संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर किसी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो हमने बताया था अनुसूची मूल संविधान में 8 अनुसूची है और अभी जो है ना वर्तमान में 12 अनुसूची है, जो इसमें कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में ही यह बात का प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। ठीक है, वहीं आपको 10वीं हमने बताया था कि आपको कब जोड़ा गया था? तो आपको 1985 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या दल बदल से संबंधित 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। लागू पूछेगा तो 93 बोलना है आपको, अगर अधिनियम पूछेगा तो 1992 बोलना है। यूपी पेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लागू कब हुआ था और अधिनियम कौन सा था, ये जो है कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इसको 29 विषय करने के लिए, काम करने के लिए दिया गया। वहीं आपको 12वां अनुसूची जो है आपको नगर पालिका से संबंधित है, जो कि यह अधिनियम भी 1992 का लागू हुआ था 1993 को। इनको 18 विषय काम करने के लिए दिया गया, तो इस सब बात को याद रखेंगे आप। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत के सांसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत जो है ना आपको कानून बनाएगा? देखिए राज्य अगर जब प्रार्थना करते हैं तो अनुच्छेद आपको 254 के तहत जो है ना संसद कानून बनाएंगे। अनुच्छेद 254 के तहत कौन बनाएगा? संसद कानून बनाएगा। तो ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। ठीक है, आइए 31 नंबर क्वेश्चन, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का क्या किया गया था? गठन किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा, ये बात पूछा जा रहा। तो हमने बताया था क्या आपको, पंजाब का जो है ना 2 बार विभाजन हुआ है। कितना बार? 2 बार विभाजन हुआ है और शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। किसके आयोग पर? शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। पहली बार इसका विभाजन 1966 ईस्वी में हुआ पंजाब का। 1966 ईस्वी में विभाजन करके जो हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। किसका? हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। और दूसरी बात, पंजाब राज्य में विभाजन हुआ 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में विभाजन करके जो है ना पंजाब का जो है ना विभाजन करके आपको हिमाचल प्रदेश का निर्माण किया गया था, हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थापना किया गया था। तो किस आयोग की सिफारिश पर? तो शाह आयोग के सिफारिश पर। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। आइए शाह आयोग दिया। 32 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? देखिए आपको प्रथम वाचन की बात हमने बताया था कि संविधान सभा का प्रथम वाचन अगर जहाँ पूछा जाएगा 14 नवंबर 1949 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी के बीच हुआ था। इसी में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान जो है ना लागू किया गया था। कब? 1949 ईस्वी में। और 49 ईस्वी को जो है ना आपको कैसे कह सकते हैं यह लागू हुआ था नागरिकता? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है कुछ अनुच्छेद जोड़ा गया था, जिसमें अनुच्छेद 5, 7, 8, 9, अनुच्छेद 5, 7, 8, 9 इस सब अनुच्छेद को जोड़ा गया था। तो बताइए अनुच्छेद 5 से 11 हमने बताया था किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 की बात कहा था हमने। तो देखिए नागरिकता का प्रावधान बिल्कुल हो गया। कब? 1949 ईस्वी में। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कुछ
अनुच्छेद को जोड़ा गया था। उनमें से अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 थे। उसके बाद अन्य अनुच्छेद और भी थे। तो यह अनुच्छेद आपको नागरिकता से संबंधित है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था, तो 1949 ईस्वी में लागू हुआ था। ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। आइए 33 नंबर, बंदी प्रत्यक्षकरण याचिका। हमने बताया था रिट 5 प्रकार का होता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट की बात करता है। मौलिक अधिकार का आपका अगर जहाँ हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, इसी बात की चर्चा है, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षकरण का मतलब इसका क्या होता है, स्व शरीर प्रस्तुत करना। क्या? स्व शरीर आपको प्रस्तुत करना, इसका ये अर्थ होता है। तो कहता क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका तो विरुद्ध व्यक्ति या फिर हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 34 नंबर, मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन है। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कहा जा रहा है, मौलिक कर्तव्य की अगर जहाँ बात कहा जाएगा कि प्रायोजन कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रायोजन विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना है। बिल्कुल विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का आपको कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन सी हो गया सही आंसर। 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए राज्यसभा संसद का प्रथम और उच्च सदन है। देखिए राज्यसभा तो आपको उच्च सदन है, ये बात सही है, क्योंकि राज्य सदन अस्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं हो सकता। वहीं आपको लोकसभा निम्न सदन है, इसका विघटन हो सकता है। तो देखिए ये बात सच है कि ये उच्च सदन, लेकिन राज्यसभा जो है प्रथम नहीं है बल्कि द्वितीय है। क्या है? द्वितीय और उच्च सदन है। क्या है? द्वितीय और उच्च सदन है। और यहाँ पे दिया है कि राज्यसभा प्रथम और उच्च सदन है, तो यही गलत हो जाएगा। प्रथम होता है लोकसभा और द्वितीय होता है राज्यसभा, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा गलत आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया। आइए 36 नंबर क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करते हैं। देखिए जब राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो आपको जो है निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किस वीटो का? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीटो जो कि किसमें, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 111 में। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन बी निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए में देखिए जेबी वीटो दिया। जेबी वीटो के बारे में हमने बताया था, पहली बार इसका प्रयोग राष्ट्रपति ने किया था, यानी जेल सिंह ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अत्यंतिक वीटो ऑप्शन सी में दिया। अत्यंतिक वीटो जो अस्वीकार कर देता है, राष्ट्रपति सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था इसका प्रयोग, ठीक है। किसने किया था अत्यंतिक वीटो का प्रयोग? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है। देखिए शून्य काल के बारे में हमने बताया था 12 से 1, और ये प्रश्न काल का काल होता है। कौन सा? प्रश्न काल का काल होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, प्रश्न काल, ठीक है। आइए 38 नंबर, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आपको जो है ना उच्च न्यायालय की बात हमने बताया था। देखिए है कितना, भारत 28 राज्य है भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उच्च न्यायालय कितना है आपको? 25 उच्च न्यायालय ही है, ठीक है, 25 उच्च न्यायालय ही है। उसमें से हमने बताया था जिस तरह हमने बताया था क्या आपको, महाराष्ट्र हाईकोर्ट के अंतर्गत हमने क्या बताया था, मुंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत क्या दादर नगर हवेली आते हैं। उसके बाद केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत लक्षद्वीप आते हैं। उसके बाद तमिलनाडु जिसका कि आपको चेन्नई हाईकोर्ट के अंतर्गत पुदुचेरी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको बताया था कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन आते हैं आपको, अंडमान निकोबार आते हैं। और उसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात कहा था, जो कि कहाँ पे, असम में। इसका स्थापना आपको 1948 ईस्वी में किया था। इसके अंतर्गत हमने क्या बताया था, 4 राज्य आते हैं। कितना? 4 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। ये चारों राज्यों का जानते हैं एक ही उच्च न्यायालय है, वो है आपको असम के गुवाहाटी में, जिसका गठन 1948 ईस्वी में किया गया था। तो क्या कहता है कि एक से अधिक राज्य, तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा किसमें है, तो ऑप्शन बी में है 4 राज्यों की, तो ऑप्शन बी मारिए सही आंसर है। वही देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन किया गया था 1866 ईस्वी में। उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन ए डी में है दिल्ली हाईकोर्ट का गठन किया गया था 1966 ईस्वी में। कब?
1966 ईस्वी में। वहीं पटना हाईकोर्ट की बात कहा जाएगा तो 1916 ईस्वी में गठन किया गया था। तो याद रखेंगे इस सब बात को। उसके बाद देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत वन को राज सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था? देखिए हमने बताया था कि संघ सूची पर आपको कानून बनाएंगे कौन? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून बनाएंगे राज्य सरकार। समवर्ती सूची पर कानून बनाएंगे दोनों मिलकर। और हमने ये भी बताया था संघ सूची को काम करने के लिए आपको 100 विषय दिया गया, वर्तमान कितना? 100 विषय। वहीं राज्य सूची का जो है 66 विषय राज्य सूची को काम करने के लिए दिया गया था। लेकिन आपको एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है राज्य सूची से जो ना 5 विषय को हटाकर कितना था? पहले 66 था, 5 इसमें माइनस कीजिए, 5 माइनस कीजिए, कितना हो गया? वर्तमान में आपको 61 विषय हो गया राज्य सूची का। और जानते हैं 47 विषय था आपको मूल संविधान में, 47 विषय था आपको समवर्ती सूची को काम करने के लिए दिया गया। लेकिन इसमें से 5 आप जोड़िए, 47। और उसके बाद राज्य सूची के अंदर 61 विषय आते हैं और संघ सूची के अंतर्गत अगर पूछा जाएगा आपको 100 विषय आते हैं। कितना? 100 विषय आते हैं। देखिए राज्य सूची के आपको हटाकर, राज्य सूची के 5 विषय को हटाकर कहाँ रख दिया गया था? आपको समवर्ती सूची में रखा गया था। कहाँ पे? समवर्ती सूची में। हमने बताया था कौन कौन से 5 विषय है, तो हमने ये बताया था। पहला आपको वन है, कौन है? पहला वन है। दूसरा क्या? वन्य जीवों का संरक्षण कहते हैं, वन्य जीवों का संरक्षण कहते हैं। तीसरा हमने क्या बताया था? शिक्षा बताया था। क्या बताया था? शिक्षा बताया था। और चौथा हमने क्या बताया था? माप तौल बताया था। क्या बताया था? माप तौल बताया था, माप तौल बताया था। ठीक है, माप तौल बताया था। उसके बाद 5वां अगर जब बोला जाएगा तो न्याय प्रशासन। क्या? न्याय प्रशासन बोलना है। इस सबको याद रखना है। 5 विषय को जो है ना आपको समवर्ती सूची में शामिल किया गया था राज्य सूची के विषय से हटाकर। कौन सा संविधान संशोधन? तो याद रखना है आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो कहा जा रहा है किस संशोधन के तहत? तो क्या बोलना है? 42वां। ऑप्शन डी हो गया सही आंसर। आइए 40 नंबर, वरीयता अनुक्रम में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष से ठीक नीचे दिए जाते? देखिए हमने वरीयता क्रम जितना भी है सबने, हमें इससे पहले वाला जो टेस्ट था आपको 6 नंबर टेस्ट में, शायद 6 नंबर या तो 5 नंबर टेस्ट में, हमने सभी वरीयता क्रम का हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बताया था राष्ट्रपति होता, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता, तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री होता है, चौथे नंबर पे जो है ना आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति है। इस तरह हमने सबका जिक्र किया था। तो यहाँ कहा किसका किसका कह रहा है उस चीज को थोड़ा सा देखिए। वरीयता अनुक्रम में कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष के ठीक नीचे होते हैं? तो उपाध्यक्ष के ठीक नीचे आपको जो है ना, आपको देखिए 7 नंबर पे 7वां स्थान में जो है वरीयता क्रम में 7वां स्थान मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को दिया गया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को दिया गया था। वहीं आपको 7 का क हमने बताया था, 7 का कौवां स्थान में जो है ना आपको भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को जो है ना 7 का क स्थान दिया गया। और 7 का क स्थान जो है ना आपको उपाध्यक्ष को भी नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भी दिया गया। तो ऑप्शन बी हो गया सही आंसर, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति और उसके बाद उपाध्यक्ष दोनों